क्या आप लोगों ने हर्षद मेहता के बारे में सुना है या पढ़ा है? मेरे ख़्याल से या तो सुना होगा या पढ़ा होगा या कुछ मूवीज़ उनके ऊपर बन चुकी है या सीरीज़ उनके ऊपर बन चुकी है, वो देखा होगा। तो जानते तो होंगे आप लोग। तो आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, उसका जो कनेक्शन है डायरेक्टली तो हर्षद मेहता से नहीं है, क्योंकि वो हर्षद मेहता की कोई बायोग्राफी या उनके जो स्कैम उन्होंने किया था, उसके ऊपर नहीं बनी है। लेकिन रिलेवेंस है इस मूवी का उनके स्कैम से। कैसे रिलेवेंस है ये आपको आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि और भी कई मूवी रिव्यूज़ आने वाले हैं इस चैनल पे। तो पहले मैं बता देता हूँ मूवी का नाम जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। मूवी का नाम है लक्की भास्कर। लेकिन मुझे लगता है कि इस मूवी का जो नाम है ना, वो लक्की भास्कर नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए था चतुर भास्कर। वो क्यों होना चाहिए था वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। तो मूवी में जो स्टारकास्ट है, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। टाइटुलर रोल में है दुलकीर सलमान। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज बताइएगा सही प्रोनाउंसिएशन क्या है कमेंट करके। ओके, तो दुलकीर सलमान जो है वो भास्कर के रोल में है और मीनाक्षी चौधरी है मूवी में जो उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है। और साथ ही है सर्वदमन बैनर्जी जिन्होंने श्री कृष्णा में भगवान श्री कृष्ण का रोल प्ले किया था, वो भास्कर के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं मूवी में। और इसी के साथ में हमने कई अच्छे एक्टर्स को देखा है इस मूवी के स्टारकास्ट में, जैसे कि सचिन खेडेकर है, रामकी है, उसके बाद टिन्नू आनंद है जिन्हें काफी लंबे समय के बाद हमने ऑन स्क्रीन देखा है, और सुधा है। तो ये तो हो गई मूवी के स्टारकास्ट की बात। अब बात करते हैं मूवी के राइटर एंड डायरेक्टर की, जो कि है वेंकी अल्टूरी। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 31 अक्टूबर को ही, यानी कि बॉक्स ऑफिस पे जो क्लैश हुआ था सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 का, साथ में हुआ था लक्की भास्कर का भी, क्योंकि तीनों दिवाली पे ही आई थी थिएटर पे। और अब लक्की भास्कर मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है 28 नवंबर को, तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। और साथ ही बता दूं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी का था वो था अप्रोक्सीमेटली 112 करोड़, और मूवी बनी थी 100 करोड़ के बजट में। तो आपने देखा ना कि जो ये जो बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ था उसमें सबको नुकसान हुआ है। तो मुझे ये चीज थोड़ी सी खराब लगी है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी फिल्म मेकर से कि प्लीज आप लोग जहां तक हो सके क्लैशेस को अवॉइड कीजिए, ताकि आपकी मूवीज भी अच्छा कमाए और ऑडियंस को भी आराम से थिएटर में जाके मूवीज देखने का मौका मिले। बिकॉज मैं प्रेफर करता हूँ मूवी देखना थिएटर में, अगर थिएटर में मिलेगी मुझे मूवी देखने के लिए। लेकिन अगर एक साथ तीन चार मूवी आ जाएगी तो समटाइम्स इट डजंट सीम्स पॉसिबल। अब आते हैं मूवी की स्टोरी लाइन पे। तो मूवी जो है वो स्टार्ट होती है शुरुआत में भास्कर को मरीन ड्राइव से नरीमन पॉइंट तक जॉगिंग करते हुए, और भास्कर का जो कैरेक्टर है वो ऑडियंस से रेगुलरली बात करता रहता है और आगे क्या होने वाला है या कहाँ से उसकी स्टोरी शुरू हो रही है, वो सब चीजें वो बताता रहता है। तो वहां से वो स्टोरी चालू होती है, और वहां पे उसने रेफरेंस दिया है हर्षा मेहरा नाम के कैरेक्टर का। और ये हर्षा मेहरा का जो कैरेक्टर है, ये और कोई कैरेक्टर नहीं है, ये हर्षद मेहता से मिलता जुलता एक कैरेक्टर है मूवी में दिखाया है। तो डायरेक्ट रेफरेंस हर्षद मेहता का नहीं दिया है, बट सिमिलर कनेक्शन बना दिया गया है इस रेफरेंस के थ्रू। आगे बढ़ते स्टोरी में, तो मूवी की स्टार्टिंग में ही कुछ सीबीआई वाले जो है भास्कर को उसके घर के बाहर से उठा के ले जाते हैं जब वो जॉगिंग करके वापस आता है, और ले जाते हैं बैंक। और बैंक में उससे उसकी जो बैंक स्टेटमेंट्स है वो निकलवाते हैं, और फिर उससे बात करते हैं, पूछते हैं कि उसके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए कहाँ से आए। जी हाँ, तब वो जवाब देता है, सीबीआई वालों को नहीं, हम पब्लिक से बात करके जवाब देता है कि उसकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। तो एकदम शुरू से वो स्टार्ट करता है कि जब वो बैंक में जॉब करता था एज ए कैशियर, और हैप्पी फैमिली थी बट पैसों की तंगी रहती थी। और वो टाइम पे बैंक में एक कोई एआरएम थे, एआरएम की पोजीशन थी, मतलब कोई एआरएम के पोस्ट पे थे, वो रिटायर होने वाले थे एक महीने बाद, और भास्कर को लगता था कि वही बनेगा अगला एआरएम। लेकिन एक महीने बाद जब एआरएम का प्रमोशन दिया जाता है तो वो भास्कर को नहीं दिया जाता है, किसी और को दे दिया जाता है। भास्कर गुस्सा होता है, आरएम से जाके झगड़ा भी करता है थोड़ा सा, फिर आरएम भी सबके सामने इसको सुना देता है। तो लगता है कि यार ये तो बंदा नौकरी वोकरी छोड़ के कुछ और काम चालू करेगा, लेकिन नहीं भाई, ये जो बंदा दिमाग का बहुत तेज है, जिसको बोलते हैं चालाक दिमाग, वैसा दिमाग है इसका। हालांकि ये लोगों का बुरा नहीं चाहता, लेकिन दिमाग बहुत शातिर दिमाग पाया है इसने। तो ये जाता है, अपने गुस्से को शांत करता है, मूव होता है,
और एक नए सिरे से वापस से रीस्टार्ट कर लेता है अपनी वर्क लाइफ को बैंक में ही। सबको आश्चर्य होता है कि यार इतना कुछ हुआ, जो आरएम थे उन्होंने इसकी बेइज्जती की सबके सामने, फिर भी ये बंदे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये चेहरे पे स्माइल के साथ अपना काम किए जा रहा है। और इसी बीच इसकी मुलाकात होती है एक एंथनी नाम के शख्स से, जिसका रोल प्ले किया है रामकी ने। तो वो जो एंथनी है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, और उसका कुछ तो माल आया हुआ है जो कि पोर्ट पे अटका हुआ है, और इसको चाहिए पैसे 2 लाख रुपए, ताकि वो 2 लाख रुपए जो है जमा करके अपना माल छुड़ा सके पोर्ट से। लेकिन उसके पास पैसे है नहीं, और वो बैंक के चक्कर काट रहा होता है लोन के लिए, लेकिन उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, इसके लिए उसको लोन नहीं मिलता है। और वो भास्कर के पास आता है, और साथ ही भास्कर का एक दोस्त है बचपन का जो प्यून की तरीके उसी बैंक में काम करता है, सांबा कैरेक्टर का नाम है। तो वो उन दोनों के पास में आता है एंथनी, और एंथनी इनको बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरा माल अटका हुआ है। तो भास्कर बोलता है कि मैं पैसे का अरेंज कर दूंगा, लेकिन माल क्या है पहले ये बताओ, कोई ड्रग्स या कोई और कोई स्मगलिंग का चक्कर तो नहीं है। तब रामकी बताता है कि इंडिया में जो कलर टेलीविजन है वो 40,000 50,000 तक की रेंज में सेल आउट होते हैं, क्योंकि जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, बाहर से इंपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट हुए हुए जो टेलीविजन है उसके ऊपर में अच्छा खासा एक्साइज ड्यूटी या कस्टम टैक्स वगैरह लगता है, जिसके वजह से वैल्यू 40,000 50,000 तक चली जाती है। तो उसने जो है अरब कंट्री से टीवीज मंगाए हैं 2 लाख रुपए के, और वो एज ए स्पेयर पार्ट्स मंगवाए हैं। तो स्पेयर पार्ट्स पे टैक्स नहीं लगता है, और इसके वजह से उसने स्पेयर पार्ट्स के नाम से टीवीज मंगवाए, और उस टीवीज को छुड़वाने के लिए उसको 2 लाख रुपए चाहिए। तो भास्कर बोलता है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, और बैंक क्लोज होने के बाद में हम लोग जाएंगे, आपकी टीवी छुड़ा के लेके आएंगे, लेकिन क्या वो पैसे मुझे सेम डे मिल जाएंगे? तो उसने बोला 3-4 घंटे के अंदर ही मार्केट में टीवी बेच के मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। तो भास्कर अपना कट भी ले लेता है, सांबा का कट भी ले लेता है, और एंथनी को भी अपना प्रॉफिट हो गई उस, क्योंकि एंथनी ने बोला कि 2 लाख की जो माल है वो 4 लाख में आराम से बिक जाएगा। तो 4 लाख में आराम से इन लोगों को पर हेड 40-50 हजार के ऊपर का तो फायदा होगा ही, ज्यादा ही होगा, बट में 50,000 तो मिनिमम होना ही है इन लोग को। तो भास्कर 2 लाख रुपए कहाँ से अरेंज करता है? उसके तो खुद के मतलब खाने पीने के लाले पड़े हैं कि मतलब है ही नहीं उसके पास में पैसे इतने ज्यादा। तो वो क्या करता है कि जो बैंक के जो लॉकर इंचार्ज या लॉकर मैनेजर है, वो हमेशा ही बैंक ओपन करने के टाइम पे आते हैं, लेकिन हाफ डे में ही घर वापस चले जाते हैं। वो कभी भी लास्ट तक बैंक में रुकते ही नहीं है, और भास्कर करता है लॉकर की क्लोजिंग हमेशा। तो इस बात का वो उठाता है फायदा, और बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लेता है। और वो उसका प्लानिंग ये होता है कि अगले दिन जब बैंक ओपनिंग होगी तभी मैं ये 2 लाख रुपए या तो लॉकर में डाल दूंगा, और नहीं तो फिर मैं अगले दिन की जो मेरा क्लोजिंग अमाउंट होगा उसमें मैं ये 2 लाख रुपए एडजस्ट करके डाल दूंगा, और निकाल के एंथनी को देता है। और भास्कर तो पूरा भरोसा कर लेता है एंथनी पे, लेकिन जो सांबा होता है वो नहीं करता है, बोलता है कि मैं जाऊंगा पोर्ट एंथनी के साथ में। तो ये लोग जाते हैं पोर्ट, और भास्कर घर आ जाता है अपने, और भास्कर सोचता है कि यार क्या हुआ क्या हुआ, मतलब ये ऐसा नहीं इन दोनों ने धोखा दे दिया, या एंटनी ने सांबा को भी धोखा दे दिया, या फिर पुलिस ने इन दोनों को ही पकड़ लिया। रात को लेट नाइट सारा 12-1 बजे के अराउंड में सांबा आता है भास्कर के घर। जब भास्कर उससे मिलता है तो एंटोनी भी साथ में होता है, और बताते हैं कि भाई काम हो गया है, और वो लोग अपना अपना शेर लेके निकल जाते हैं। फिर एक बार जो बोलते हैं ना कि शेर के मुंह को खून लग गया, तो वो फिर खून ही खाएगा, मतलब वो मांस ही खाएगा, वो कुछ और नहीं खा सकता। वही वाली बात यहाँ पे हो गया। अब दलकेर सरवान का जो कैरेक्टर है भास्कर, उसको लग गया है चस्का ब्लैक मार्केटिंग वाला पैसा कमाने का। तो अब ये और भी लगातार ये तीनों मिलके बैंक से पैसे निकालते रहते हैं, और इसी तरीके से पैसे लगा के कमाते रहते हैं, और सब देखते रह जाते हैं। सारे उधार वगैरह चुका देता है भास्कर अपने, वाइफ को भी बताता नहीं है क्या कर रहा है क्यों कर रहा है, ना ही फादर को बताता है, ना ही किसी को भनक लगने देती है। इसी तरीके से चलता रहता है। लेकिन एक टाइम आता है जब भी जो एंथनी है वो बोलता है कि भाई मैं अपनी जिंदगी का आखिरी सौदा करने वाला हूँ, और ये सौदा अगर सक्सेस हो गया तो मैं यूएस चला जाऊंगा। तो भास्कर बोलता क्या सौदा है? बोलता है कि मैं 3 इंपोर्टेड कार्स मंगवा रहा हूँ दुबई से, और वो जो इम्पोर्टेड कार्स उनकी वैल्यू है 10 लाख। तो भास्कर सोचता है 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम हो गई, अभी तक तो 1-2 लाख 3 लाख तक का ही हम लोग कर रहे थे। तो एंटनी बोलता है कि भाई पैसा भी तो बड़ा मिलेगा ना सबको। तो भास्कर रेडी हो जाता है, लेकिन बोलता है कि हम ये काम सैटरडे को करेंगे, ताकि 2 दिन बैंक बंद बंद रहेगा,
तो मंडे को सीधा बैंक में हम बचे हुए पैसे डाल देंगे और वो बैंक जाता है सूटकेस लेके सैटरडे को कि भाई हाफ डे पे मैं जो है बैंक क्लोज हो जाता है सैटरडे को, तो हाफ डे के बाद में मैं पैसे लेके जाऊंगा, गाड़ी वाड़ी जो भी है छुड़वाना वो छुड़वा लेंगे और उसके बाद में मंडे को वापस बैंक में पैसा रख देंगे। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ये लॉकर इंचार्ज होते हैं वो जाने का नाम ही नहीं लेते उस दिन घर। फिर भास्कर कुछ तो टिकरम लगाता है, उनको फोन में बिजी करा के खुद ही क्लोजिंग करता है और 10 लाख रुपए अपने अटैची में यानी कि सूटकेस में डाल लेता है। और फिर ये लोग जाते हैं तो पता चलता है कि जिस गाड़ी तो इनको मिल गई, लेकिन जो इनका खरीदार था गाड़ियों का उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो अब इनको पैसे मिलने वाले नहीं है। फिर भास्कर एंटोनी को बोलता है कि और भी तो कोई होंगे डीलर वगैरह। तो एंटोनी पता करता है और उससे पता चलता है कि गोवा में एक डीलर है। तो ये लोग निकल जाते हैं गोवा और नकली नंबर प्लेट्स वगैरह लगाते हैं, सरकारी गाड़ी बना देते हैं सारी इंपोर्टेड कार्स को, और निकल जाते हैं गोवा, और गोवा में गाड़ियां बेच के माल लेके आ जाते हैं मुंबई। और मुंबई आते हैं और मुंबई के जो पुराना नाम था मुंबई के एयरपोर्ट का वो था शहर एयरपोर्ट, वहां पे लोग ड्रॉप करते हैं एंटनी को, एंटनी निकल जाता है यूएस। यहीं पे हो गया एंटनी का चैप्टर क्लोज। और भास्कर जो है सीधा अपने घर जाके अपने कपड़े वगैरह और जो 10 लाख रुपए थे बैंक के वो सूटकेस में भरता है और आ जाता है बैंक। और जब वो बैंक पहुंचता है उसे दिखता है कि भाई यहाँ पर तो बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, तो कुछ तो लफड़ा हुआ लगता है, उसे लगता है कि शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो अंदर जाता है तो एक बार उसे लगता है कि ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते, ये लोग बात कर रहे होते आरएम और जो न्यूली एआरएम प्रमोट हुआ था इन लोगों के बारे में। पता चलता है कि वो लोग कमीशन लेके लोगों को लोन दिया करते थे और इसके लिए उनकी चोरी पकड़ी गई है। और जब चोरी पकड़ी जाती है तो जो बैंक के जीएम है, एजीएम है और इवन चेयरमैन जो है बैंक के, वो लोग आ जाते हैं पुलिस के साथ में और इन लोग को अरेस्ट करवा के भेज देते हैं। और इसी टाइम पे जब भास्कर लॉकर रूम से पैसे लेके आ रहा होता है तो वहां पे वो 40 लाख निकालता है और एंट्री कर देता है 50 लाख की। और वो अपने डेस्क पे आता है, जो कैश काउंटर है वहां पे, क्योंकि वो तो कैशियर है। तो वहां पे जो बैंक का जीएम है और जीएम का रोल प्ले किया है सचिन खेडेकर ने, तो वो पहुंच जाते हैं और उसके जो सूटकेस है उसकी तलाशी लेते हैं, लेकिन सूटकेस से पैसा नहीं निकलता है। अब जब पैसा नहीं निकला तो सब हैरान परेशान होते हैं। एज ए ऑडियंस में भी हैरान परेशान था कि भाई पैसा किधर गया। और तब भास्कर जो है ऑडियंस से बात करता है और बताता है कि भाई उसने क्या किया। तो दिखाता है कि जब उसने देखा कि ये सब पुलिस वाले आए हुए हैं तो वो ऑलरेडी जो कैश काउंटर में ट्रे था उस ट्रे में 10 लाख रुपए रख के उसको फाइलों से छुपा के जाता है लॉकर रूम से 40 लाख रुपए और लेके आने के लिए। और जब तलाशी ली जाती है तो काउंटर पर मिलते हैं 50 लाख रुपए और भास्कर की सूटकेस में मिलता है सिर्फ कपड़े, जिससे जीएम को भरोसा होता है कि भाई ये तो बड़ा ईमानदार टाइप का लड़का है। वो कितना ईमानदार है वो तो हम ऑडियंस समझ रहे हैं, हालांकि उसने किसी का नुकसान नहीं चाहा है। तो यही था। अब यहाँ पे ये जो कांड हो गया कि आरएम और एआरएम को पुलिस अरेस्ट करके ले गई, इसके बाद में भास्कर बोल देता है सांबा को कि भाई अब हो गया है, ये हो गई लाल बत्ती हमारे लिए, अब हम ये काम नहीं करेंगे, अब शांति से जीवन जिएंगे। तो सांबा जो है नौकरी छोड़ के ये काम में लग जाता है, यही जो ब्लैक मार्केटिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स चोरी वाला, उसी में लग जाता है वो काम छोड़ के। और जो अपना भास्कर है वो बैंक में काम करता रहता है। और यहीं पे हो जाता है इंटरवल मूवी का। और सेकेंड हाफ जो है फर्स्ट हाफ से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि भाई 100 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में कहाँ से आए, क्योंकि अभी तक तो जो कुछ भी कर रहा था वो तो सब ब्लैक में था, तो सब कुछ कैश में हो रहा था। वो 100 करोड़ वाला सवाल का जवाब तो अभी तक आया नहीं। तो इसका जवाब जो है वो आपको सेकंड हाफ में मिलेगा। तो मूवी को तो पूरा देखना ही पड़ेगा और इस वीडियो को भी। हालांकि मैं आपके लिए सीक्रेट्स रिवील नहीं करने वाला, मैं इसको स्पॉइलर फ्री वीडियो ही बना रहा हूँ। तो आते सेकंड हाफ में तो दिखाता है कि जो ये एआरएम और आरएम अरेस्ट हुए थे उसके भी कुछ 3-4 महीने बाद में जो चेयरमैन है बैंक के, यानी कि टिन्नू आनंद जो चेयरमैन का रोल प्ले कर रहे हैं, वो आ गए हैं बैंक में और वो भास्कर को प्रमोट करके बना दे रहे हैं एजीएम। हाँ भाई, भास्कर ने सपने देखे थे एआरएम बनने के, लेकिन उसको तो एजीएम बना दिया गया है, आरएम के भी ऊपर का पोस्ट सीधा। मतलब जल्दी से ऐसा होता नहीं है, फिल्मों में हो जाता है तो हम लोग मान लेते हैं भाई बन गया। और उसको काम दिया जाता है हर्षा मेहरा का अकाउंट को मैनेज करने का। हर्षा मेहरा का जो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हर्षद मेहता के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, तो वो वही काम करता है जो हर्षद मेहता करता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी मूवी की वो ये
कि इन्होंने जो वो स्कैम किया था हर्षद मेहता ने, उस चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हम लोगों को, जो आम जनता है, जिनको ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम या ज़्यादा फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में नहीं पता है, उन लोगों को समझ में आ जाए आसानी से। भास्कर के एजीएम बनने के साथ ही शुरू हो जाती है मूवी का मेन प्लॉट, जो कि है कि एक ऑर्डिनरी कैशियर के अकाउंट में कैसे आए 100 करोड़ रुपए, कैसे वो बन गया अमीर, जो कि नॉर्मल सा एक एम्प्लॉय था बैंक का, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और फाइनेंशियल स्ट्रगल थे उसके फैमिली में। तो होता ये है कि जब ये हर्षा मेहरा के अकाउंट्स मैनेज कर रहा होता है, तो इससे समझ में आ जाता है कि जो हर्षा मेहरा है, वो बैंक रिसीवेबल जो नोट्स होते हैं, जो कि एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देती है, जो कि 1 वीक या 2 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन होता है उसका, उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, जो मूवी में दिखाया गया उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो टाइम में बैंक डायरेक्टली दूसरे बैंक को लोन्स नहीं दे सकती थी, तो एक ब्रोकर इन्वॉल्व होता था और वो जो ब्रोकर का जो अकाउंट है, वो था हर्षा मेहरा का। तो हर्षा मेहरा जो है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक ए से बैंक रिसीवेबल का नोट साइन करवा के लेके आता मगधा बैंक के पास में, जहाँ पे एजीएम है भास्कर, और साइन करवा के उतने पैसे का चेक लेके जाता और उसे 2 हफ्ते के टाइम में ये पैसे वापस करने हैं, और वो कई बार पेमेंट करने में डिले भी करता था। और भास्कर को विथ टाइम समझ में आ जाता है कि जो हर्षा मेहरा है, वो ये जो लोन का अमाउंट है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, लाइक शेयर्स ट्रेडिंग के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है वो। डायरेक्टली वो बैंक को नहीं दे रहा है पैसा। यही था मेन स्कैम जो हर्षद मेहता ने भी किया था, कि जो बीआर नोट्स थे बैंक्स के, उसके थ्रू उन्होंने शेयर मार्केट्स में ट्रेडिंग की थी, जो कि आरबीआई के रूल के हिसाब से भी इलीगल था। और उस टाइम पे उन्होंने जो भी आरबीआई के रूल्स वगैरह थे, उसमें लूप होल्स निकाल के इसका मिसयूज किया था। और जब भास्कर को ये समझ में आ जाता है, तो जो हर्षा मेहरा का जो एजेंट होता है, जो इसके पास में रेगुलरली आता जाता रहता था बैंक में, उससे इसकी डीलिंग हो जाती है कि भाई मैं इतना परसेंट तो कट लूंगा तुमसे, जो भी अमाउंट का तुम बीआर लेके आओगे उस पे, और साथ ही मुझे एक दिन पहले तुम्हें टिप देना है कौन से शेयर मुझे खरीदने हैं और कब, और एक दिन पहले तुम्हें इन्फॉर्म करना है कब उस शेयर्स को बेचना है। और भास्कर जो है, एक ऐसे छोटे से डीमैट अकाउंट वाली कंपनी के पास जाता है, जिसका तो भाई मतलब झोपड़ा भी एक काफी ज्यादा अच्छा कंडीशन में लगेगा उसके ऑफिस से। और वहां से वो अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के ऑपरेट करता है, शेयर्स खरीदता है, शेयर्स बेचता है, और जो शेयर्स के जो पैसे हैं, उनको वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो वो हो गया भाई व्हाइट मनी, राइट। और इसी के साथ में जो वो ब्लैक मनी अलग से अपना कट ले रहा था इन लोगों से, तो उसको वो पहले तो एक लॉटरी के थ्रू, भाई लॉटरी जीत गया मैं करके 25 लाख का दिखा देता है, लेकिन उसके बाद में उसे समझ में आता है कि भाई बार बार तो मैं लॉटरी नहीं जीत सकता, राइट। तो वो हवाला का भी यूज करता है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग। अब जो ये हवाला से या मनी लॉन्ड्रिंग करके जो पैसे मंगा रहा है, तो वो उसके लिए अपनी वाइफ को भी यूज कर लेता है। उसकी वाइफ को पता नहीं होता, लेकिन ये यूज कर लेता है, क्योंकि उसके लिए एक होम फूड का दुकान या आउटलेट आप बोल सकते हो खोल देता है, क्योंकि इसकी वाइफ को अचार वगैरह बना के बेचने का बहुत शौक रहता है। तो ये दिखाता है, एक अपने आदमी को भी ये हायर कर लेता है वहां पे, जो इसकी इस काम में मदद करता रहता है। और ये दिखाता है कि भाई विदेशों से ऑर्डर आ रहे हैं और वो विदेशों से पैसे आ रहे हैं, और वो सारे पैसे जो है इसकी वाइफ की कंपनी के नाम पे आते रहते हैं या दुकान के नाम पे आते रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भाई हर टाइम जो है एक जैसा नहीं होता है, कभी ना कभी तो बुरा वक्त आएगा ही। जो बुरा वक्त कब आता है, इसको हो जाता है एटीट्यूड बहुत ज्यादा पैसों का, कईयों से झगड़ा करता है, काफी एटीट्यूड दिखाने लगता है, इसकी वाइफ का भी इससे झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे में जो है, इसको रियलाइज होता है कि कुछ चीजें ये गलत कर रहा है। और इसी टाइम पे जो दूसरा बैंक जहां से बीआर आते थे इसके बैंक में, तो वो उस बैंक के जो एजीएम है वो आ जाते हैं कुछ पर्सनल काम से इसके पास में। और तब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, और तब ये बताता है कि आपने तो कितने 30-30 करोड़ के जो बीआर दिए हैं, तो वो बोलता है कि भाई मैंने तो 9 करोड़ के ऊपर कभी बीआर इश्यू ही नहीं किए हैं। तब वो बोलता है कि आप मुझे बीआर दिखाइए, और तब वो देखने के बाद वो जो एजीएम है वो बोलता है कि ये सब तो फर्जी बीआर है, मैंने कभी ये यूज ही नहीं किए हैं। तो मेरा जो
लेटर हेड है बैंक का और जो मेरा स्टैम्प है, जो साइन है, सबको फ़ोर्ज करके ये बीआर्स क्रिएट किए गए हैं। और वो जो एजीएम है, वो इसको देख के इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो उसे वहीं पे हार्ट अटैक आ जाता है और उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है भास्कर, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते वो मर जाता है। और यहाँ पे जो है ना, ये जो चाटा पड़ा भास्कर को कि मतलब इनकी डेथ से एक बंदे की, तो वो थोड़ा-सा उसे झकझोर दिया। और उसके बाद में इसके जो फादर है, जो अभी तक मूवी में एक भी डायलॉग नहीं बोला उन्होंने, सर्वदमन बनर्जी, वो इसको अपने रूम में लेके जाते हैं और उससे बात करते हैं और बोलते हैं कि तुमने तुम्हारी जो बीवी के नाम पे ये दुकान खोली है, इसमें इतने फंड्स आ रहे हैं, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मैं एक टॉप का सीए रह चुका हूँ और मुझे पता है कि ये जो फंड्स है, ये हवाला से पैसे आ रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी ₹100 का अचार का ₹1000 तो नहीं देगा। और तब जो भास्कर है उसको रियलाइज़ हो जाता है और वो चीज़ों को अमेंड करने की कोशिश करता है। पहले तो वो अपना बिहेवियर चेंज करता है, जिन-जिन के साथ में उसने बुरा व्यवहार किया था, उन सब के साथ में अच्छा व्यवहार करता है और उनसे माफ़ी भी माँगता है। इसी बीच में इसे पता चलता है कि सांबा जो है वो अरेस्ट हो गया है, इसका दोस्त जो प्यून की जॉब छोड़ के पोर्ट वगैरह का जो काम था, वो करने लग गया था और पता चलता है कि किसी ने उसे धोखा दे दिया और इसकी वजह से वो अरेस्ट हो गया। तो अब उसके पास काम-धंधा कुछ बचा नहीं है, इसने कैसे उसको बेल पे निकाला है। और उसके बाद में इसका जो साला होता है, जो क्योंकि ये जब गरीब होता है तो जो इसकी सास होती है, साला होते हैं और साला की जो वाइफ़ होती है, वो लोग कोई कभी इन लोग को इज़्ज़त देते नहीं थे। लेकिन अभी साला के बिज़नेस में काफ़ी लंबा-चौड़ा नुकसान हो गया, तो ये अपने साले की मदद करता है। वो बोलता है कि भाई सांबा जो है, इसको 10% तुम्हें पार्टनर बनाना पड़ेगा अपने बिज़नेस में। और इन दोनों को सेट कर देता है और धीरे-धीरे ये चीज़ें अमेंड करने लगता है। और अब ये कोई भी बीआर साइन करने को रेडी नहीं होता है और यहाँ पे हो जाता है हंगामा। और जब ये बीआर साइन करने के लिए रेडी नहीं है, तो भाई जीएम बोलता है सचिन खेडेकर आके साइन करो, नहीं करता है। चेयरमैन आके बोलता है, नहीं करता है। फिर लास्ट में ये रिज़ाइन कर देता है और आरबीआई में कंप्लेन कर देता है बैंक के खिलाफ। और यहीं पे है असली खेला कि भाई जो जब ये आरबीआई में कंप्लेन करता है, तो ये लोग जो है, ये लोग भी बड़ी पार्टी है, ऊँचे पहुँचे हुए लोग हैं। तो ये लोग जो है, ये लोग इसके खिलाफ सीबीआई का केस करके, सीबीआई में कंप्लेन करके इसको सीबीआई के केस में फँसाने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे वो आता है कि भाई सीबीआई ने इसको अरेस्ट क्यों किया? तो इससे जो ये पैसा कमाया वो हवाला के थ्रू और थोड़ा शेयर मार्केट के थ्रू कमाया है। लेकिन सब कुछ हर्षा मेहरा के थ्रू ही कमाया है इसने। तो ये दिखाया गया है। लेकिन अब वो सीबीआई वाले जो है इसको फ़ोर्स करते हैं कि भई वो जो तेरा 100 करोड़ है, वो तू चेक साइन करके दे, हर्षा मेहरा की कंपनी के नाम पे। और ये दे भी देता है। लेकिन आगे क्या होता है, ये जानने के लिए तो आपको मूवी ही देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं मूवी का क्लाइमेक्स रिवील नहीं करने वाला। और ये इतना तेज़ दिमाग है, कि आपको लगता है कि चुपचाप साइन करके चेक दे देगा और उससे बात खत्म हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। बट ये जानने के लिए कि ये क्या करता है वो चेक साइन करने के बाद में, आपको मूवी का क्लाइमेक्स देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल तो मूवी काफ़ी शानदार है, काफ़ी जानदार है। आपको मज़ा आएगा ये मूवी देख के। और मैं इसको एक क्राइम थ्रिलर तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये एक फाइनेंशियल क्राइम के ऊपर एक थ्रिलर मूवी जो बनाई है, जो कि काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। इस मूवी में सभी एक्टर्स ने काफ़ी अच्छे से काम किया है और जो कई फ़िल्म मेकर्स हैं, जो एक्टरों को ले तो लेते हैं, लेकिन उनको यूज़ नहीं कर पाते। उनको इस मूवी से सीखना चाहिए कि एक्टर्स को यूज़ कैसे किया जाता है। वेंकी अल्टूरी ने बहुत ही अच्छे से सभी एक्टर्स को यूज़ किया है, सभी कैरेक्टर्स को यूज़ किया है। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई भी एक्टर या कैरेक्टर जो है वेस्ट गया है इस मूवी में। तो मज़ा आ गया ये देख के। और दुलकर सलमान की मैंने ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखी है। मैंने चुप देखी थी सनी देओल के साथ में, जो उनकी मूवी आई थी, काफ़ी अच्छी लगी थी और इनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी उसमें। उसके बाद में सीतारामम देखा था मैंने, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी और ये देखी तो ये भी काफ़ी अच्छी है। तो मज़ा आ गया। तो ओवरऑल अगर मूवी को रेट करने की बात करूँगा, तो आई वुड गिव इट 8 स्टार क्योंकि वंडरफुल मूवी है, मस्ट वॉच है। तो आप भी नेटफ्लिक्स से इस मूवी को देख सकते हो। और अब मैं इस रिव्यू को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा? हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना भाई, लाइक कर दो आप लोग, ठीक है? लाइक करते नहीं हो आप लोग। और साथ ही वीडियो को शेयर करिए सभी के साथ में जिनको भी आप जानते हो और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो अब मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द आपसे एक और न्यू मूवी रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद, सायोनारा।